जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ मस्त और दुरुस्त होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग वैदिक पीरियड यानी वैदिक युग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सबसे आसान भाषा में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग जब इसको कहीं कहीं से पढ़ा होगा तो शायद इतनी आसान भाषा में इतने अच्छे से शायद आप ना समझ पाए हो। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आपको दोबारा इसके बाद वैदिक पीरियड ना पढ़ना पड़े। इस सेशन के बाद आपको सारी जानकारी वैदिक युग के बारे में एग्जाम ओरिएंटेड और नॉलेज बेस्ड दोनों ही तरीके से आपको मिल जाएगी। देखो, वैदिक युग की जब हम लोग बात करते हैं तो वैदिक युग जो है माना जाता है कि आज से 1500 बीसी में शुरू हुआ था और 600 बीसी के आसपास ये रहा था। देखो, अगर आपसे पूछा जाए आज से कितने हज़ार साल पहले वैदिक युग की शुरुआत हुई थी, तो देखो सिंपल सा तरीका है। अगर आपको कोई भी डेट बीसी में दी और आपको पता करना हो कितने हज़ार साल पुरानी बात है, तो करंट ईयर को इसमें ऐड कर दो। 2024 चल रहा है, ऐड कर दिया 4, 2, 5 और ये 3, यानी आज से 3524 साल पहले वैदिक सभ्यता वैदिक युग की शुरुआत हुई थी। और कब तक ये रहा ये आप खुद कमेंट करके मुझे बताएंगे। वैसे मैंने आपको कंसेप्ट सिखाई दिया है। आइए बात करते हैं वैदिक युग की शुरुआत कैसे हुई, कौन से लोग भारत में आए थे। तो देखा माना जाता है कि जो आर्य लोग थे वो भारत में आए थे और इन्हीं आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता स्थापित करी थी। अब आर्य लोग आए कहाँ से थे, ये स्टेपिस रीजन से आए थे। देखो, स्टेपिस रीजन होता क्या है, अगर आप इस मैप को देखेंगे वर्ल्ड मैप को, तो ये चाइना के ऊपर वाला रीजन देखो, ये मिडिल ईस्ट एशिया के सेंट्रल एशिया के ऊपर वाला एरिया देखो। तो यहाँ से आपके आर्य लोग जो थे सबसे पहले सेंट्रल एशिया गए। इस सेंट्रल एशिया के बाद भारत के हिस्से पंजाब में एंटर करें और यहाँ पे रह करके इन लोगों ने वैदिक सभ्यता को स्थापित किया। अब तो आपके कहाँ पे आए थे, सबसे पहले ये स्टेपिस रीजन में रहते थे, फिर सेंट्रल एशिया में आए और बाद में भारत के पंजाब रीजन में इंटर करे, है ना। कब इंटर किए थे, 1500 बीसी के आसपास किए थे। अच्छा, यही आर्य लोगों ने वैदिक युग की शुरुआत करी, जो कि 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा। और माना जाता है कि जो वैदिक सभ्यता है इसको दो पार्ट में डिवाइड हम लोग करते हैं, एक अर्ली वैदिक पीरियड यानी पूर्व वैदिक सभ्यता और एक लेटर वैदिक पीरियड जिसको हम लोग उत्तर वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक रहता है और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहता है। अच्छा, अब आप कहोगे सर इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमारे पास कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन अभिलेख हैं जो इस वैदिक सभ्यता के बारे में बताते हैं। जैसे एक आपको जगह मैं बताता हूँ, एनातोलिया। आइए जरा मैं इसको दिखाता हूँ। ये वाला रीजन, आप टर्की का ये वाला रीजन देखो, यहाँ पे एनातोलिया पड़ता है। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख मिलता है जिसको हित्ती इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। इस अभिलेख में वैदिक सभ्यता के बारे में जिक्र किया गया है। कैस्ती इंस्क्रिप्शन, कैस्ती अभिलेख जो कि इराक में देखने को मिलता है, इसमें भी चर्चा करी गई है वैदिक सभ्यता की। और मितानी इंस्क्रिप्शन जो कि सीरिया में मिलता है, इसमें भी आपके वैदिक सभ्यता की चर्चा करी गई है। इसके अलावा एक ईरानियन टेक्स्ट है जिसको जैन अवेस्ता बोलते हैं। ये भी हमारे क्या कहते हैं, जो आर्य सिविलाइजेशन में, वैदिक सिविलाइजेशन में भगवान हुआ करते थे, इंद्रदेव, वरुण देव, इनके बारे में भी चर्चा करता है जैन अवेस्ता, है ना। तो माना जाता है कि ये जैन अवेस्ता भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो वैदिक सभ्यता के बारे में बताता है। ईरानियन टेक्स्ट है ये, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिए सोर्सेज। अब हम लोग क्या करेंगे, वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, अर्ली वैदिक पीरियड यानी पूर्व वैदिक सभ्यता और लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड यानी पूर्व वैदिक सभ्यता की लगभग हर एक चीज़ को जानने का अच्छे से प्रयास करेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे। अगर मैं आपको अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बताऊँ तो आप कहोगे सर इसका सोर्स क्या है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। हम सभी जानते हैं कि टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन सारे वेदों को अभी हम लोग लास्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इन चारों वेदों में जो सबसे पुराना वेद है उसका नाम है ऋग्वेद, है ना, जिसमें आपकी किसकी चर्चा करी गई है, मंत्रों की चर्चा करी गई है। माना जाता है कि ऋग्वेद में टोटल 10 चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टर को हम लोग मंडल बोलते हैं और इसमें टोटल 10,552 आपके मंत्र दिए हुए हैं और 1028 हाइमन्स यानी सूक्तियाँ दी हुई हैं। और ये एक ऐसा सोर्स है जो ये बताता है कि अर्ली वैदिक पीरियड सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अच्छा, इसके कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं। तो इसमें शुरुआत की जो 2 से लेकर के 8 तक के मंडल है, इनको हम लोग सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन 8 मंडलों के बारे में माना जाता है कि
7 बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध संतों ने इनके बारे में बातें बताई और उन्होंने इसको कंपोज किया है। इसके अलावा जो 2 से लेकर के 7 तक मंडल है, इनको हम लोग पता है परिवार मंडल या फैमिली मंडल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो जो 10वां मंडल है इसमें आपका एक पुरुष सूक्ति दिया हुआ है। पुरुष सूक्ति के में ही आपकी किसकी चर्चा करी गई है? वर्ड सिस्टम की चर्चा करी गई है, जाति प्रथा के बारे में बताया गया है। माना जाता है कि जो ऋग वैदिक पीरियड है यानी आपका अर्ली वैदिक पीरियड है, इसके 10वें मंडल में यानी पुरुष सूक्ति में वर्ड सिस्टम के बारे में बताया जाता है। और बताया जाता है कि 4 प्रकार के वर्ड सिस्टम हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ब्राह्मण वो होते थे जो ज्ञान प्रचार प्रसार करने का काम करते थे, क्षत्रिय वो होते थे जो लोगों की रक्षा करने का काम करते थे, और वैश्य लोग जो होते थे जो आर्थिक नीतियां बनाते थे और आर्थिक दृष्टि को मजबूत करते थे, और शूद्र वो लोग होते थे जो उनके हर एक कार्य में लगभग कोशिश करते थे न किसी प्रकार से, है ना, उनकी मदद कर सके, है ना। तो इस प्रकार से जातियों का वर्ण सिस्टम का बंटवारा किया गया था, और जो जैसा कर्म करता था उसको वैसे ही वर्ण सिस्टम में रखा जाता था। अगर मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण हो जाऊंगा, है ना। ये बिल्कुल नहीं था कि जन्म के आधार पर जातियाँ, है ना। आज जैसे आज के समय होता है कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो ब्राह्मणी कहलाएगा, लेकिन उस समय क्या हुआ करता था? उस समय ये हुआ करता था जो जैसा कर्म करेगा उसकी वैसी ही जाति हो जाएगी, है ना। तो ऋग वैदिक पीरियड में जातियाँ कैसे बताई गई हैं? कर्म के आधार पर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है उसको विश्वामित्र जी ने कंपाइल किया हुआ है, कंपोज किया हुआ है, और इस 3रे मंडल में ही आपकी गायत्री मंत्र की चर्चा करी गई है ना। गॉडेस सावित्री की भी इसी में चर्चा करी गई। माना जाता है सूर्य देव की भी चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल में ही करी गई है। तो ये आपका सोर्सेज हो गए जो आपके अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बताते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है सेशन तो आप सेशन को लाइक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इनका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन क्या था, यानी भौगोलिक विस्तार अर्ली वैदिक पीरियड का कहाँ से कहाँ तक हुआ करता था, जो कि 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक हुआ करती थी। तो देखो, अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला रीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7 नदियाँ देखने को मिलती हैं। उनको हम लोग सप्त सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। इंडस नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिंधु नदी, है ना। झेलम नदी का नाम सुना होगा, चेनाब नदी का नाम, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती, इन सारी नदियों को जब मिला लिया जाता तो ये सारी नदियाँ मिलकर के सप्त सिंधु नदी बन जाती है। और माना जाता है कि जो आपकी अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन यानी ऋग वैदिक सिविलाइजेशन थी वो इन 7 नदियों के किनारे ही बसा करती थी। आज के समय अगर मैं इनकी लोकेशन बताऊं तो अफ़गानिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इसी जगह पे आपके अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के लोग रहा करते थे। और सिंधु नदी इनकी सबसे पवित्र नदियों में से एक हुआ करती थी। इसके अलावा सरस्वती नदी भी इनकी पवित्र नदियों में से एक नदियाँ हुआ करती थी। और आपको पता है जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के लोग हैं उनके बारे में ये जिक्र किया जाता है कि इन लोगों को, या मतलब इनके जो सोर्सेज मिलते हैं उसमें किसी भी प्रकार से हिमालय और गंगा का जिक्र नहीं किया गया हुआ है ना। और जो सरस्वती नदी के किनारे लोग रहते थे जहाँ पे वो घाटी हुआ करती थी उसको हम लोग ब्रह्मवर्त के नाम से भी जानते थे। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 7 नदियों के किनारे और अफ़गानिस्तान, पंजाब, हरियाणा वाले रीजन के पास ये लोग रहते थे। अच्छा, अब बात करते हैं इनका सोसाइटी कैसा था, समाज कैसा था, यानी अर्ली वैदिक पीरियड के लोगों का। देखो, अर्ली वैदिक पीरियड में देखो जब कई सारे लोग मिल जाते हैं तो क्या बनता है? परिवार बनता है। और जब कई सारे परिवार मिल गया तो आपका जन बन जाता है, मतलब उनको जन कहते थे, है ना। तो ऋग वैदिक पीरियड में लोग क्या करते थे? छोटे छोटे कम्युनिटीज़ में रहा करते थे। उन कम्युनिटीज़ को हम लोग बोलते थे जन। क्या बोलते थे? उन्हें हम लोग जन बोलते थे। और जो ये, है ना, क्या बोलते थे? ये याद रखना, जन कहते थे। अच्छा, जो सोसाइटी के जो लोग हुआ करते थे, इस सोसाइटी के समाज के लोग, इनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। एक आर्यन लोग हुआ करते थे, एक नॉन आर्यन लोग हुआ करते थे। आर्यन लोगों को हम लोग दास कहते थे और नॉन आर्यन को हम लोग दस्यु कहते थे। माना जाता था कि जो आर्यन लोग थे वो थोड़े सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे, है ना। और जो नॉन आर्यन लोग थे वो थोड़े से दबंग टाइप के पर्सन थे, ऐसा माना जाता है, समझे।
इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ऋग वैदिक पीरियड की सोसाइटी में, समाज में थोड़ा बहुत स्लेवरी सिस्टम भी चलता था, यानी लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था। बट जिनको स्लेव बनाया जाता था वो घरेलू कार्यों में मदद करते थे, ऐसा कह सकते हैं कि वो नौकरशाही का काम करते थे, है ना। लेकिन एग्रीकल्चर में ये लोग मदद नहीं, मतलब एग्रीकल्चर के लिए मेनली जो स्लेव्स हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, वो क्या करते थे, नौकर एक प्रकार से हुआ करते थे, घर के घरेलू कार्यों में वो मदद करते थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 4 प्रकार का वर्ड सिस्टम हुआ करता था, वो भी कैसा हुआ करता था, कर्म के आधार पर हुआ करता था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं और चीज़ें मैं बताऊं तो यहाँ पे महिलाओं की बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई ऋग वैदिक पीरियड में, यानी अर्ली वैदिक पीरियड में, जिसमें से कुछ बहुत फेमस फीमेल सेजेस देखने को मिलती हैं, यानी महिला साधु देखने को मिलती हैं, जैसे घोष जी, सिक्ता जी और निवावारी जी, आपला जी। तो ये आपको बहुत फीमेल सेजेस जो बहुत फेमस हुआ करती थी, वो आपको अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिलती। माना जाता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं की बहुत प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा इस समय जो था चाइल्ड मैरिज बिल्कुल अलाउड नहीं था, यानी बाल विवाह बिल्कुल अलाउड नहीं था। सती सिस्टम तो इसमें होता ही नहीं था, ना अर्ली वैदिक पीरियड में ना लेटर वैदिक पीरियड में। अच्छा, इसके बाद आगे मैं आपको और बता देता हूँ, इस समाज में एक बहुत अच्छी चीज़ हुआ करती थी जो आज भी हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि सोम एंड सुरा, यानी दारू और मदिरा, इन सब का बिल्कुल पान नहीं करना, इनसे दूर ही रहना। उस समय भी ये चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता था, समझे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो वेल्दी पर्सन, जैसे आज के रिच लोग होते हैं उनके पास पैसा बहुत होना चाहिए, है ना, लेकिन उस समय के जो वेल्दी पर्सन हुआ करते थे, माना जाता था उनके पास गोमत गाँव, जिनके पास ज़्यादा गाय हैं वही ज़्यादा रिच पर्सन लोग हुआ करते थे, समझे। ये सारी चीज़ें हैं। तो समाज उनका ठीक ठाक था, महिलाओं को प्रधानता दी गई, चाइल्ड मैरिज होता नहीं था, सती प्रथा होता नहीं था, है ना, और अल्कोहल, ये सारी चीज़ें बैन करी गई थी। गायों की प्रायोरिटी थी, गाय ही उनका मतलब धनी रूप हुआ करती थी। तो कुल मिला के इनकी सोसाइटी जो थी अच्छी थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता था, राजनीति काम कैसे करती थी। देखो, मैंने आपको बताया था जो ये ऋग वैदिक के लोग हुआ करते थे, ये कम्युनिटीज़ में हुआ करते थे, ग्रुपों में बटे हुआ करते थे। तो इनके ग्रुपों का जो हेड होता था उसको हम लोग कहते थे राजन। क्या कहते थे, राजन कहते हैं। अब ऐसे कई सारे ग्रुप मिल जाते थे, जब कई सारे ग्रुप एक जगह मिल जाते थे उसको हम लोग गांव बोलते थे। क्या बोलते थे, गांव। और इस गांव का जो हेड होता था उसको हम लोग बोलते थे ग्रामीणी। क्या बोलते थे, ग्रामीणी। गांव के हेड को ग्रामीणी बोलते थे, और जबकि कम्युनिटीज़ का जो हेड होता था राजन होता था। अच्छा, इस राजन की हेल्प करने के लिए पुरोहित हुआ करते थे, सेनानी हुआ करते थे, और साथ में इन लोगों ने कई सारे डिपार्टमेंट बना रखे थे जिनको हम लोग बॉडीज़ कहते हैं ना। जैसे सभा लगा करती थी कि आज इनके साथ ये गलत हुआ, इनके लिए न्याय किया जाए। समितियां लगाया करती थी, गढ़ बनाए जाते थे, ये सारी चीज़ें उस समय की जाती थी, समझे कि नहीं समझे। और इसके साथ जो गाय वगैरह होती थी उनको क्या किया जाता था, गायों को रखने के लिए एक स्थान होता था, उसको गाँव बोलते थे, है ना, कैटल फील्ड बोलते थे, जहाँ पे उनको रखा जाता था। तो पॉलिटिकल सिस्टम भी ठीक ठाक था, मतलब लोगों की मदद, उनके समुदाय की हेल्प करने के लिए राजन होता, और पूरे गांव की हेल्प करने के लिए उनका हेड जो होता था उसको ग्रामीणी बोलते थे। अच्छा, देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया भी कि ग्रामीणी कौन है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, जो जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा ज़मीन होती थी उसको हम लोग वज्रपति के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे, वज्रपति के नाम से जानते थे। अच्छा, इसके अलावा ये माना जाता है ऋग्वेद का जो कौन सा मंडल है, 10वां मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक चीज़ बताया गया कि 10वें मंडल में ही शायद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शायद ये बताया गया, एक बार आप चेक कर लेना, मे बी मैं तो शायद श्योर हूँ, फिर भी एक बार देख लेना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया जाता है कि आर्य और अनार्यों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, आर्य और नॉन आर्यों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, है ना, बैटल ऑफ 10 किंग के नाम से जानते हैं। 10 राग युद्ध बोलते हैं, 10 राजाओं के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, वेल्थ मतलब धन को लेकर के, जिसको 10 राग युद्ध कहते हैं। और राजा सुदास जो थे इस युद्ध को जीत जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, 10 राग युद्ध दुनिया की विश्व की पहली लड़ाई में से एक लड़ाई मानी जाती है, ऋग्वेद के मंडलों में दिया हुआ है ना, 10वें मंडल में शायद दिया है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था कैसी हुआ करती थी। देखो, इनकी मेजर इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था जो थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी,
सबसे इम्पोर्टेंट इनका ऑक्यूपेशन था कृषि व्यवस्था करना, और कृषि के साथ साथ गायों का पालन बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि दूध, घी, दही, मट्ठा ये सब एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था इनके भोजन के लिए। तो एग्रीकल्चर और पशुपालन ये बहुत इम्पॉर्टेंट उस समय हुआ करता था, और इन लोगों को एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा नॉलेज हुआ करता था, है ना। अच्छा, ये लोग जितनी भी ग्रेन यानी अनाज उगाते थे उन अनाजों को कहा जाता था यावा। क्या कहते थे? यावा। और माना जाता है कि जैसे मान लो मैं एक कई सारे लोग मिलकर के क्या बनाते थे? कम्युनिटी, और कम्युनिटी का हेड कौन होता था? जन। ऐसे ही तो मैंने बताया था। तो अब जैसे मान लो मैं हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? खेती कर रहा हूँ। खेती करने के बाद मेरी फसल ज़्यादा हुई, तो मैं क्या करता था? अपनी खेती का कुछ हिस्सा अपने जन को दे देता था, अपने लीडर को दे देता था। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्शन करता था। ये नहीं कहा जा सकता कि उस समय टैक्स लिया जाता था, ये गिफ्ट के रूप में वॉलेंट्री, मतलब अपनी इच्छा से राजन को ये गिफ्ट दिया जाता था। समझ में आया? और उस समय किसी भी प्रकार का टैक्स सिस्टम नहीं चलता था, मतलब ऋग वैदिक में किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। और इनके समय कोई सिक्का भी नहीं चलता था, ऐसा माना जाता। अभी तक कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, बट हाँ कुछ गोल्ड के पीसेस मिले हुए हैं, सोने की टुकड़े मिले हुए हैं, लेकिन वो सिक्कों से संबंधित नहीं है। इसके अलावा इनकी इकोनॉमी में एक और बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने गेहूं ज़्यादा उगाया, आपने चावल ज़्यादा अपनाया, तो आपको गेहूं दे दिया, मैंने आपसे चावल ले लिया। एक्सचेंज सिस्टम इसको बोलते हैं, है ना, जिससे दोनों के लिए जिससे क्या हो, दोनों की चीज़ें जो हैं वो पूर्ति होते रहें। और माना जाता है कि ये लोग लोहे के आविष्कार से बिल्कुल अनिभज्ञ थे, मतलब इनको लोहे की चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन हाँ ये कॉपर के टूल यानी तांबे से बनी हुए चीज़ों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते थे। समझे, है ना। इसके अलावा इनको गोल्ड, इनके पास जो गोल्ड हुआ करता था उसको हम लोग हिरण्य बोलते थे। क्या बोलते थे? हिरण्य। गोल्ड का ये यूज़ करते थे। इनके समय आयरन का के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। अच्छा, इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का एक बहुत अच्छा साधन इनके में ये हुआ करता था कि जो आपके पॉटरी हुआ करते थे, घड़े, सुराही, ये जो बर्तन बनाए जाते थे ये पेंटेड करके बनाए जाते थे, पेंट करके सुंदर सुंदर से बनाए जाते थे। समझे। और इनके लिए जो हॉर्सेस यानी घोड़े हुआ करते थे, इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ये लोग आने जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जाने के लिए घोड़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। और अगर मैं बात करूँ इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अर्थव्यवस्था में, तो हंटिंग करना, कारपेंटरी करना, है ना, कताई बुनाई करना, रथ बनाना, है ना, कुछ धातुएं चीज़ें बनाना, इस तरीके से इनके अर्थव्यवस्था की ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हुआ करते थे। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं इनके धर्म के बारे में, रिलीजियस एक्सपेक्ट के बारे में। देखो, ऋग्वेद के टोटल कितने मंडल हैं बताओ मुझे? 10। ऋग्वेद में टोटल 1 से लेकर के 10 मंडल हैं, और ऋग्वेद में 10,552 मंत्र दिए हुए मैंने बताया था, और 1028 सूक्तियाँ दी हुई हैं। तो माना जाता है कि ये लोग आइडल वर्शिप नहीं करते थे। आइडल वर्शिप का मतलब होता है मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे? ये पूजा तो करते थे, लेकिन मंत्रों का उच्चारण करते थे, सूक्तियों का उच्चारण करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। चैंटिंग ऑफ दी मंत्रास यानी मंत्रों का उच्चारण करना, सूक्तियों को पढ़ना, और ये कोई अपना पुजारी भी नहीं रखते थे। ये मानते थे कि घर में ही खुद से पूजा करो तो वही सबसे बड़ी पूजा है। कौन? अर्ली वैदिक पीरियड के लोग एक सारी चीज़ें करते थे, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या ऋग वैदिक पीरियड में मूर्ति पूजा करी जाती थी, तो नहीं करी जाती थी। क्या आपसे पूछा जाए कि ऋग वैदिक लोग मंत्रों का उच्चारण करते थे, तो जी हाँ, ये लोग करते थे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, ये लोग 3 तरीके की पूजा करते थे, है ना। धरती पे रहने वाली चीज़ें, जैसे पेड़, है ना, छाया दे रहा है, हवा दे रहा है, और उनको सांस दे रहा है ना, तो ये तीनों प्रकार की चीज़ों का, धरती हो गया, आसमान, नभ, अंबर, इन सब की पूजा करते थे। इंद्र देव की पूजा करते थे, वरुण देव की पूजा करते थे, अग्नि देव की पूजा करते थे, यम, सोम, यही इनके गॉड थे। और माना जाता है कि इनके समय में कुछ इम्पोर्टेंट महर्षि हुआ करते थे, है ना, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, ये कुछ इम्पोर्टेंट पुजारी इन्हीं के समय आपको देखने को मिल जाएंगे। किसके समय? ऋग वैदिक पीरियड के समय। समझे।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ऋग वैदिक पीरियड यानी अर्ली वैदिक पीरियड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इतनी सारी बातें ऋग वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक चला, अगर आप इसके बारे में समझ गए तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक युग के बारे में, जो कि 1000 BC से लेकर के 600 BC तक चला। अब पहले आपको याद होगा कि इस रीजन में आपको देखने को कौन मिलते हैं, अर्ली वैदिक के लोग। बाद में धीरे धीरे ये एक्सपैंड हुए और इन लोगों ने अपना रीजन काफ़ी दूर तक एक्सपैंड कर लिया था। जो दिल्ली, जो आज का दिल्ली है, उसका पुराना नाम कुरु, जिसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। यही इंद्रप्रस्थ आपका दिल्ली हुआ करता था, मतलब आज का दिल्ली है ना। तो इन लोगों ने अपना एक्सपेंशन काफ़ी कर लिया था। अगर आपको पता करना हो कि आखिर इसके सोर्सेस क्या है, कहाँ से पता चलता है कि लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC से लेकर के 600 BC तक था और उसकी डिटेल जानकारी कहाँ से मिलती है, तो 4 वेदों में से पहला वेद आपको ऋग्वेद में दिखने को मिला और बचे हुए 3 वेद सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। अच्छा, इन वेदों के बारे में जो डिटेल से बताने का काम करता था, इनको एक्सप्लेन करने का काम करता था, उसको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। जैसे सामवेद के डिटेल जो बताएगा वो ब्राह्मण, अथर्ववेद के बारे में जो बताएगा वो ब्राह्मण, यजुर्वेद के बारे में जो डिटेल बताएगा वो ब्राह्मण। इसके अलावा अर्णयक बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारी फॉरेस्ट बुक मिलती हैं जो आपके लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में बताता है। इसके अलावा आपके जो उपनिषद है, मतलब आपके ऐसे समझ लो कि ये आपके 3 वेद कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आपके अर्णयक और आपके जो उपनिषद हैं, ये सब इसी समय लिखे गए और ये सारे जो है सोर्सेज हैं, स्रोत हैं किसके बारे में, लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं कि इनका जोग्राफिकल एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक था, ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे, है ना। तो वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो इंडो गैंगटिक रीजन है, गंगा वाला क्षेत्र है, लगभग ये गंगा के रीजन में खास तौर से और ज़्यादा फैल चुके हुए थे, है ना। इसको आर्यावर्त के नाम से जाना जाने लगा था और इन लोगों को अरेबियन सी की भी जानकारी हो गई थी, है ना, इंडियन ओशियन की भी जानकारी हो चुकी थी। और जैसा कि ऋग वैदिक काल के लोगों को माना जाता हिमालय की जानकारी नहीं थी, इनको हिमालय की भी जानकारी हो चुकी थी, विंध्याचल की जानकारी हो चुकी थी, मतलब सागरों की भी जानकारी, मतलब इनके समय ये सारी चीज़ें इन लोगों को ज्ञात थी और उन लोगों को भी ज्ञात हो सकती, लेकिन उसके एग्जैक्ट सोर्स नहीं मिलते हैं। तो काफ़ी रीजन में आपके लेटर वैदिक पीरियड के लोग फैल चुके थे। अच्छा, अब इनकी बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। जैसे उनकी सोसाइटी पड़ी थी, जैसे उनकी सोसाइटी में भी वर्ड सिस्टम चलता था, इनकी भी सोसाइटी में वर्ड सिस्टम चलता था, लेकिन इनकी सोसाइटी में जो वर्ड सिस्टम चलता था वो जन्म के आधार पर। कैसे चलता था, जन्म के आधार पर, यानी जो जिस कुल में जन्म ले लेगा वो उसी में, जो ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ वो ब्राह्मण हो जाएगा, जो क्षत्रिय के कुल में जन्म हुआ वो क्षत्रिय हो जाएगा। और जबकि ऋग वैदिक काल में यानी पूर्व वैदिक सभ्यता में आपको क्या देखने को मिलता है, जो जैसा कर्म करेगा वही उसकी जाति हो जाएगी। तो इससे दिक्कत क्या हुई, इससे सोशल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता चला गया, है ना। लोगों में जातिवाद का भेदभाव आ चुका, लोगों में अनटचेबिलिटी आ गई, छुआछूत आ गई कि ये छोटी जाति का है, इसको नहीं छूना है। और महिलाओं का जो स्तर था वो डिग्रेड हो गया, महिलाओं को इतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता था जितना कि ऋग वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में मिलता था। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात। इसके अलावा कुछ ऐसी जातियाँ थी जैसे निषाद जाति, चंडाल जाति, शाबर जाति, ये सबको इतना निचला स्तर दिखा दिया गया था कि इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, इनके साथ अनटचेबल्स कर दिया गया, यानी इनको छुआछूत के दायरे में रखा गया कि अगर आप इनको छुओगे तो आप अशुद्ध हो जाओगे। माना जाता था कि ये इनको काऊ किलर के नाम से बोला गया। तो ये कुछ इन सब की वजह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा जातियों में भेदभाव हुआ और यहीं से जातियों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस समय पे भी कुछ ऐसी विदुषी महिलाएं रहती थी, बहुत पढ़ी लिखी, जैसे गार्गी, मैत्री, आपको उधर मैंने अल्पा बताया था, है ना। इधर आप देखो कौन है, गार्गी और मैत्री। तो अगर आपसे पूछा जाए गार्गी और मैत्री कौन से वैदिक सिविलाइजेशन से बिलोंग करती, तो ये लेटर वैदिक से करती हैं। एक ऋषि हुआ करते थे याज्ञवल्क ऋषि, उनके साथ इनका एक शास्त्रार्थ दिया गया हुआ है। गार्गी और याज्ञवल्क का शास्त्रार्थ दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पुनर्जन्म के बारे में कैसे क्या रास्ते हो सकते हैं। तो गार्गी याज्ञवल्क के बारे में बताया गया, समझे।
तो ये सारी चीज़ें, इनका समाज का स्तर ठीक था, लेकिन ऋग वैदिक से धीरे धीरे यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिबिलिटी यानी जटिलता आने लगी थी। इसके अलावा सती सिस्टम ना तो आपके अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में था और ना तो लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, मतलब दोनों में एक चीज़ तो अच्छी थी। इसके अलावा यहाँ पे लोगों के लिए 4 प्रकार के आश्रम बना दिए गए थे। कौन कौन से? सबसे पहला, शुरुआत के जो 25 साल हुआ करते थे उसको हम लोग ब्रह्मचर्य जीवन कहते थे। फिर उसके बाद 25 से जो 50 हुआ करता था उसको गृहस्थ जीवन के नाम से जानते थे। फिर 50 से लेकर के जो 75 हुआ करता था उसे वनप्रस्थ जीवन कहते थे, जिसमें आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता था। और फिर 75 से लेकर के जो 100 तक का हुआ करता था उसको बोला जाता था मुक्ति या मोक्ष का समय, सन्यासी जीवन। तो इस समय आपका जो था वो 4 प्रकार के पुरुषार्थ यानी आश्रम को स्टार्ट किया गया। कौन से पीरियड में? लेटर वैदिक पीरियड में। तो इनकी सोसाइटी के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि इनका समाज कैसा था। अब बात करते हैं इनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। देखो, जैसा कि उस समय पॉपुलेशन कम थी ऋग वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में, है ना, लोग रहा करते थे एक कम्युनिटी में जिसका हेड कौन हुआ करता था? जन हुआ करता था। लेकिन जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो ये जन से आपका राजा बाबू जनपद बन चुका था, है ना। जैसे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, गांधार आपका ये वाला रीजन हो गया, कुरु आपका ये हो गया, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, छेदी, काशी, मल्ल। तो काफ़ी सारे जो छोटे छोटे लोग थे वो बड़े रीजन में फैलने लगे, तो उनको एक जनपद के दायरे में कंपाइल किया गया। और इन जनपद का जो हेड होता था वही एक कहलाता था, कौन? राजन कहलाता था। अब जब आपका जनपद बड़ा हो चुका है तो राजा की जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई है। तो राजा ने क्या किया था? राजा ने रतिन की प्रथा स्टार्ट कर दी। रतिन सिस्टम में क्या हुआ करता था? 12 ऐसे जेम्स लोग हुआ करते थे, पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, समझदार लोग हुआ करते थे, जो हर एक डिपार्टमेंट को अच्छे से देखने का काम करते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? रत्निन के नाम से हम लोग जानते थे, जो राजा के लिए काम करते थे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ सिस्टम हुई, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम, इस पॉलिटिकल सिस्टम में ये अंतर आ गया कि अब यहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, समझ रहे हो, और जबकि वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं हुआ करता था। अच्छा, यहाँ पे यज्ञों की शुरुआत कराई गई, है ना। क्या शुरुआत कराई गई? यज्ञ होने लगे। जो राजा हुआ करते थे वो यज्ञ कराते थे, जैसे राजसूय यज्ञ। जब राजा एक युद्ध लड़ा और जीत गया तो उसके जब उसका अभिषेक किया जाता था, है ना, राजा बनाया जाता तो राजसूय यज्ञ हुआ करता था, अश्वमेघ यज्ञ हुआ करता था, वाजपेयी यज्ञ हुआ करता था। तो कई प्रकार से यज्ञों की शुरुआत भी आपके इसी समय हो गई। इसके अलावा इतनी बड़े बड़े जनपद को कंट्रोल करने के लिए आपकी सभा और समिति जो थी वो उस पर निर्भरता आ गई। और आपको पता है यहीं पे पहली बार एक वर्ड का भी प्रयोग किया गया, राष्ट्र वर्ड का, है ना। समझे कि नहीं समझे? तो ये सारा पॉलिटिकल सिस्टम उस समय हुआ करता था, ठीक ठाक था, बढ़िया था, लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिबिलिटी आने लगी क्योंकि वर्ड सिस्टम आ चुका था। अगर मैं बात करूं इनकी अर्थव्यवस्था की तो देखो, ऋग वैदिक पीरियड में यानी अर्ली वैदिक पीरियड में लोहे की खोज नहीं हुई थी। यहाँ पे राजा बाबू लोहे की खोज हो चुकी थी, इसलिए इन लोगों ने काफ़ी सारे जंगलों को काट डाला था। और जब जंगलों को काटा तो इनका एम्पायर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये लोग भी खेती वैसे करते थे जैसे वो लोग करते थे, लेकिन खेती में लोग गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, मूंग की दाल, उड़द की दाल, सीसम, काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग कल्टीवेट करने लगे थे, क्योंकि लोहे के आविष्कार ने इनका काम बहुत आसान कर दिया था। अच्छा, आपको याद होगा ऋग वैदिक पीरियड में किसी भी प्रकार से कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था, जबकि इसमें आपके टैक्स वसूले जाते थे, जैसे बाली टैक्स एंड भागा टैक्स, है ना, कि काम करोगे तो भैया राजा को पैसा देना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा, जो जहाँ पे टैक्स जमा किया जाता था उसको समगृत्री बोलते थे, और जो टैक्स वसूलने का काम करता था उसको भागदुक के नाम से जाना जाता था। मतलब दो ही प्रकार। और टैक्स सब कोई पे नहीं करता था, टैक्स पे करने का काम जो था वैश्यों को काम करना था। टैक्स कौन पे करता था? वैश्य लोग, वैश्य जो बनिया समाज, जो व्यापार का काम करता था, वही लोग टैक्स पे करते थे, है ना। तो जो टैक्स कलेक्ट करने आता था उनके पास, उनको भागदुखा के नाम से जानते थे, और जो खजांची का डिपार्टमेंट हुआ करता था उसको समगृत्री के नाम से जाना जा। और टैक्स कितना जाया करता था? बाली और भागा टैक्स कहा करते थे, 1/6 टैक्स दिया जाता था। वो भी कौन से सिविलाइजेशन में? लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में कोई टैक्स नहीं चलता था।
समझे। इसके अलावा इनका अर्थव्यवस्था इसलिए भी अच्छी होने लगी थी क्योंकि अब लोहे के आविष्कार की वजह से इन लोगों को क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को शेप देने में आसानी हो गई। इन लोगों ने कई सारी पॉटरी बनाई, यानी घड़े, सुराही, ये सब चीज़ें बनाए। लेदर की चीज़ें बनाने लग गए थे, ज्वेलरी वगैरह बनाने लग गए थे, लकड़ी का काम वैसे भी करते थे, बहुत सारी कलाएं बनाने लगे थे, क्राफ्ट्स वगैरह बनाने लगे थे। इस समय सुनार, लोहार और कुम्हार ये सब लगभग आपके देखने को मिले, और माना जाता है ये सब बना बना करके इन लोगों ने इसका व्यापार करना शुरू कर दिया था। एक जगह से दूसरी जगह इसको बेचने भी लग गए थे। ऐसी सारी चीज़ें भी मानी जाती हैं। अच्छा, रिलीजियस एक्सपेक्ट की बात करूँ, यानी इनका धर्म कैसा हुआ करता था, जो कि 1000 BC से लेकर के 600 BC तक था। कौन? लेटर वैदिक पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग थे वरुण और इंद्र की पूजा करते थे, और ये लोग भी वरुण और इंद्र की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। जो प्रजापति, जिनको हम लोग आदि पुरुष कहते हैं, इनको ईश्वर का दर्जा दिया गया, उनकी पूजा करते थे, है ना। अच्छा, इसके अलावा रुद्र वॉज मर्ज इनटू शिवा हु अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। माना जाता है शिव जी को पहली बार अपीयर किया गया, जो कि रुद्र रूप में रुद्र जी थे, समझे। इसके अलावा आइडियल वर्ष से अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब लेटर वैदिक पीरियड हुआ तो इसमें आपका मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई, जबकि वहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे होने लगी। महिलाएं जो थी वो मैजिक वगैरह थोड़ा जानने लगी, है ना। मैजिक वगैरह का सिस्टम जो था, वो जादू, टोना टटका, ये सब भी ज़िंदगी में आ चुका था। और माना जाता कि जो धर्म है, वो धर्म का मतलब ये होता था कि आप एक नियम कानून से अच्छे से सारे नियमों को पालन करें, यही आपका धर्म है। धर्म मतलब आप अपने कर्तव्य को निभाएं, यही आपका धर्म है। तो इनका सामाजिक धार्मिक स्तर ठीक था। अच्छा, ये तो हो गया। अभी हम लोगों ने ऋग वैदिक पीरियड को पूरा अच्छे से समझा कि आपका अर्ली वैदिक पीरियड कैसा था, लेटर वैदिक पीरियड क्या था, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या था, कौन क्या करता था। अब हम लोग जानेंगे कि वैदिक पीरियड में, इस वैदिक युग में कौन कौन से आपके वैदिक टेक्स्ट यानी ग्रंथ लिखे गए। तो देखो, दो प्रकार के ग्रंथों को कंपाइल किया जाता है। एक श्रुति, श्रुति मतलब जो होता है सुनना, और स्मृति मतलब जो होता है याद होना। तो देखो, श्रुति एक ऐसे ग्रंथ हैं जो माना जाता है कि भगवान के द्वारा स्वयं दिए गए हैं, और इनको उस समय के जो ग्रेट सेजेस, सेजेस का मतलब होता है जो संत हुआ करते थे, जो ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने इनको कंपाइल किया हुआ है। इसको हम लोग श्रुति बोलते हैं। और इस श्रुति में आपके चारों वेद आते हैं। तो जो वेद हैं, अगर आपसे पूछा जाए किसका हिस्सा है, वो है आपका श्रुति का। और ये किसके थॉट्स हैं? रियल थॉट्स ऑफ द गॉड्स, भगवान के माने जाते हैं। जबकि स्मृति की अगर मैं बात करूं, तो स्मृति में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फेमस साधु, संत, ऋषि और लोगों के द्वारा चीज़ें कंपाइल करी गई है, ब्राह्मणों के द्वारा कंपाइल की गई है, उसको हम लोग स्मृति बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने आपने नाम सुना होगा उपनिषद, पुराण, वेदांग, ये सब जो हिस्से में आते हैं, ये सब आपके किस में आते हैं? स्मृति में आते हैं। समझ में आया? और श्रुति में क्या आता है, मैंने आपको बता दिया। वेद आपके श्रुति में आते, उस स्मृति में आपके उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण, आर्णयक, ये सारा आपका इसी में आता है। आइए जरा हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले इस श्रुति के बारे में समझते हैं। श्रुति मतलब ऋग्वेद। कितने प्रकार के वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना वेद आपका ये है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये वाला वेद आपका कब मिलता है? अर्ली वैदिक में आपको देखने को मिल जाता है, जबकि बाकी के 3 आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, जो ऋग्वेद है, देखो ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण वो होता है जो क्या करता है, उस वेद को, उस टेक्स्ट को एक्सप्लेन करता है, उसका कमेंटेटर होता है, उसके बारे में डिटेल्ड में बताता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं, है ना। उपवेद उसका सब वेद होता है ना। प्राइस्टली रिसाइटर जो उसके माने जाते हैं कि ऋषि जिन्होंने इसको कंपाइल्ड किया। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को माना जाता है ऐतरणे और कौस्तुकी जो थे, इन लोगों ने इसको एक्सप्लेन्ड किया हुआ है, जबकि इसके जो प्राइस्ट जिन्होंने इनको लिखा उनका नाम होर्थ है ना। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद माना जाता है ना। अच्छा, ऋग्वेद में मेनली किसकी चर्चा करी गई है? मंत्रों की चर्चा करी गई है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल ही हम लोग पहले जान चुके हैं। और ऋग्वेद में टोटल 10,552 मंत्र हैं, है ना। 1028 सूक्तियाँ दी हुई हैं,
इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी सारी चीज़ें लगभग जान चुके हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सामवेद, तो सामवेद के जो ब्राह्मण जिन्होंने इनको एक्सप्लेन किया उनका नाम तांड्या और सद्विमास जी है, जबकि इसके जो प्राइस्ट हैं, जो इनके पुजारी हैं, उनका नाम उद्गार्थ जी है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए सामवेद का उपवेद क्या है, तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। और सामवेद में मेनली पहली बार चर्चा करी गई संगीत की। माना जाता है कि ये पहली किताब थी जिसमें म्यूज़िक की चर्चा करी गई, मेलोडीज़ की चर्चा करी गई। समझे। यजुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो यजुर्वेद में यज्ञों की चर्चा करी जाती है। और यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं उनको तैतरणे या सतपथ के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है सतपथ्य वेद। ठीक है। हाँ, स्थापत्य वेद सतपथ कह रहा हूँ। और इसके जो आपके पुजारी हैं, प्राइस्ट है, उनका नाम है आर्दव्य जी, है ना। तो यजुर्वेद में मेनली किसकी चर्चा करी, यज्ञों की चर्चा करी गई है, सेक्रीफाइस यानी बलिदान की चर्चा करी गई है, रिचुअल्स रीति रिवाजों की चर्चा करी गई है। इसके अलावा यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अगर अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद की अगर मैं बात करूँ, इसके जो ब्राह्मण है उनका नाम है गोपत। और अथर्ववेद में आपका ज़्यादातर मैजिक यानी जादू टोना टटका इनके बारे में चर्चा किया गया है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद यानी मेडिसिन के बारे में बताया गया। इस वेद में आपको मैजिक देखने को मिल जाएगा, एग्रीकल्चर की नई चीज़ों को देखने को मिल जाएगा, उस समय कैसे बीमारियों का इलाज किया जाता था, मैजिक कैसे किया जाता था, ये सारी चीज़ें आपको अथर्ववेद में देखने को मिल जाएगी। और इसके पुजारी जो हैं, वो जो प्राइस्ट है वो एग्जैक्ट अभी मतलब नहीं पता चलते, एग्जैक्ट नहीं पता चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। देखो, जो हिंदुज़म है, इस हिंदुज़म की फ़िलॉसफी, जैसे हर एक धर्म का दर्शन होता है, फ़िलॉसफी होती है, वैसे हिंदू धर्म की भी एक फ़िलॉसफी है जिसको हिंदी में बोलते हैं षड दर्शन। क्या माना जाता है कि ये जो षड दर्शन है, यानी जो ये 6 पॉइंट हैं, ये 6 पॉइंट ही बता देते हैं कि हिंदू का दर्शन कैसे है, हिंदू धर्म कैसे है ना। जैसे पहला है, इसको सांख्य दर्शन बोलते हैं। माना जाता है कि जो सांख्य दर्शन है ये बताता है कि आखिर कैसे नंबरों की रचना हुई, संख्याओं की रचना हुई, थ्योरेटिकली ये कैसे फाउंडेशन हुआ, है ना, ये धरती कैसे फाउंड हुई। इसको महर्षि कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। योग जो बताता है कि कैसे आत्मा का संबंध ईश्वर से है ना, जिसको पतंजलि जी ने लिखा हुआ है। वैशेषिक की अगर मैं बात करूं, इसमें बताया गया है परमाणु की संरचना के बारे में। ये परमाणु, अणु, ये दुनिया, ये संसार कैसे बनी है, इसको कणाद जी ने लिखा है वैशेषिक में। न्याय दर्शन की अगर मैं बात करूं, न्याय फिलॉसफी ये बताता है कि आखिर जस्टिस का लेवल क्या होता था, कैसे जस्टिस किया जाता था, ये गौतम जी के द्वारा, ऋषि गौतम के द्वारा। फिर उसके बाद मीमांस की बात करूँ तो मीमांस में बताया गया हुआ है रिचुअल्स, यानी हिंदू धर्म के रीति रिवाज क्या है, जो कि जैमिनी जी ने बताया हुआ है। फिर उसकी बात करता हूँ वेदांत, है ना। वेदांत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बाद में चल करके लोगों के जीवन के सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक मार्ग बना, जो कि बदरायण के द्वारा लिखा गया। तो हिंदू धर्म की जो फिलॉसफी है, जो हिंदू दर्शन है, वो आपको इन 6 चीज़ों से पूरी तरीके से पता चल जाता है कि संख्याओं की दर्शन है, यानी सांख्य दर्शन कपिल दी के द्वारा बनाया गया, जिसमें आपको बताया जाता है कि कैसे ये थ्योरेटिकली दुनिया बनी, सांख्य दर्शन, सांख्य कैसे काम करता है, संख्या कैसे काम करती है। योग दर्शन आत्मा का परमात्मा से मिलन। वैशेषिक जो है वो एटॉमिक थ्योरी के बारे में, परमाणु थ्योरी के बारे में बताता है। न्याय दर्शन न्याय के बारे में बताता है, जो कि गौतम के द्वारा, ऋषि गौतम के द्वारा। मीमांस परंपराओं के बारे में बताता है। तो इस तरीके से आपकी जो षड दर्शन है, ये यहाँ पे आपका हिंदू, अगर आपसे पूछा जाए षड दर्शन का संबंध किससे है, तो हिंदुज़म से है। षड दर्शन में पूछ सकता है एग्जामिनर कि सांख्य दर्शन किसने लिखा है, तो कपिल ने। योग किसने लिखा है, पतंजलि ने। वैशेषिक किसने लिखा है, कणाद ने। न्याय किसने लिखा है, गौतम ने। मीमांस किसने लिखा है, जैमिनी ने। वेदांत बदरायण ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। अच्छा, अब बात करते हैं राजा बाबू उपनिषद की। देखो, उप मतलब होता है गुरु, और नी मतलब होता है निकट, और सद का मतलब होता है बैठना। गुरु के पास बैठना अर्थात ज्ञान का अर्जन करना, अर्थात सही रास्ते पे चलना ही आपका उपनिषद है। उपनिषद गुरु के पास बैठने पर से आपको कोई सही रास्ता दिख जाता है। उपनिषद मतलब गुरु के पास बैठना, और जब आप गुरु के पास बैठोगे तो आपको मोह माया से, मोह से आपका मोक्ष का रास्ता तय हो जाएगा, है ना। तो मोह से मोक्ष कैसे पहुंचना है, ये उपनिषदों में बताया जाता है।
है ना। माना जाता है कि अगर आप इसकी नॉलेज अच्छे से प्राप्त कर लो तो आप ह्यूमन लाइफ से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो, है ना। और उपनिषद मतलब क्या होता है, गुरु के पास बैठना। माना जाता है कि आज से 700 बीसी से लेकर के 300 बीसी के अराउंड ये लिखा गया था। उपनिषदों की टोटल संख्या कहीं कहीं 200 बताई जाती है, लेकिन मेनली जो एग्जैक्ट में मिलते हैं वो 108 ही हैं। और इन 108 उपनिषद को हम लोग मुक्तिक के नाम से जानते हैं। मुक्तिक का मतलब होता है जो आपको मुक्ति दिला दे, इस मोह माया के जंजाल से मोक्ष की ओर ले जाए, वही मुक्तिक है। अच्छा देखो, टोटल 108 उपनिषद हैं, लेकिन आज के समय जो बहुत फेमस उपनिषद देखने को मिलते हैं, ज्ञात उपनिषद देखने को मिलते हैं, वो 12 से 13 उपनिषद देखने को मिलते हैं, है ना। जिसमें से सबसे बड़ा उपनिषद, लार्जेस्ट उपनिषद, सबसे बड़ा भी है और सबसे ओल्डेस्ट यानी पुराना भी है, जिसका नाम है ब्रह्मदर्णयक उपनिषद। कौन सा उपनिषद? ब्रह्मदर्णयक उपनिषद। और इस ब्रह्मदर्णयक उपनिषद में मैंने आपको अभी लेटर वैदिक पीरियड में गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य के बाद, गार्गी एक विदुषी महिला है और याज्ञवल्क्य एक क्या कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे ऋषि हैं, है ना। तो इनके बीच में एक संवाद हुआ था, एक शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें बताया जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे करी जा सकती है। तो ये शास्त्रार्थ आपको ब्रह्मदर्णयक उपनिषद में देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा और बहुत पुराना उपनिषद है। अगर मैं बात करूँ सबसे छोटे उपनिषद की, तो सबसे छोटा उपनिषद जो है वो आपका मांडुक्य उपनिषद है। कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद, है ना। अच्छा, आप लोगों ने एक और उपनिषद सुना होगा, मुंडको उपनिषद। ये मुंडको उपनिषद भी बहुत फेमस उपनिषद है ना। मुंडको उपनिषद में एक बहुत फेमस, हमारे यहाँ पे आज जो नेशनल एम्बलम है, उस नेशनल एम्बलम के नीचे आप लोगों ने सत्यमेव जयते वर्ड देखा होगा। तो ये जो सत्यमेव जयते वर्ड है वो आपकी इसी मुंडको उपनिषद से लिया गया। और आपको पता है ये जो मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा है, हम लोगों ने थोड़ा सा लिखा हुआ है, जबकि पूरा सत्यमेव जयते अलग होता है। वो होता है सत्यमेव जयते नान्ताम सत्येन पत्था वित्तो देवयानम येन क्रमादस्यो हापकमो यत्र तत् सतस्य परम निदानम, है ना। तो आपका सत्यमेव जयते पूरा ये है, लेकिन हम लोगों को कितना पता होता है? बस इतना सा ही पता होता है, क्योंकि हम लोगों को बताया नहीं जाता है। समझ में आया? उपनिषद मतलब क्या होता है? गुरु के पास बैठना। 700 बीसी के आसपास लिखा गया। 108 उपनिषद टोटल हैं, जिसमें 12 से आपकी इस समय जानकारी में है। सबसे बड़ा ब्रह्मदर्णयक उपनिषद है, सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है ना। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अब मैं बात करता हूँ पौराणिक लिटरेचर, पुराणों के बारे में। देखो, माना जाता है कि जो पुराण है, इन पुराणों में चर्चा करी गई है युगों की। कौन कौन से युग की चर्चा करी? आप लोगों ने सुना होगा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, है ना। उसमें बोलते थे कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, जबकि हम लोग बोलते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और ये जो पौराणिक लिटरेचर हैं, इनको मात्र पढ़ने भर से जो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, कैसे दुनिया बनी, कैसे चीज़ें आई, वो सारी आपको देखने को मिल जाएंगे। समझे? कैसे पता चल दिया? आइए देखो, एक्चुअल में इस पुराणों के 5 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? 5 पिलर हैं। और ये जो 5 पिलर हैं, ये 5 पिलर में जैसे पहला पिलर है सर्ग। सर्ग में बताया गया कि ब्रह्मांडी कैसे उत्पत्ति हुई। प्रत्यसर्ग में बताया गया कि ये ब्रह्मांड आगे कैसे बढ़ा। फिर मनवंतरा, जिसमें आपके नेचर, प्रकृति के समय के बारे में बताया गया। वामसा, जिसमें राजाओं और ऋषियों के बारे में बताया गया। और वामन सुचित्रा, जिसमें आपके आगे जो बहुत सारी आप कहानियाँ, जो राजा महाराजा उनकी बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, वो सारा आपको देखने को मिलेगा। तो जो पुराणों के 5 पिलर हैं वो कौन कौन से हैं? सर्ग, प्रसर्ग, मनवंतरा, वामसा, वामसूत्रा, है ना। और ये पुराणों के जो आपके 5 पिलर हैं, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसी में आपके युगों की भी चर्चा करी गई। और टोटल अगर मैं पुराणों की संख्या बताऊं तो टोटल 18 मेन पुराण है, जो माना जाता है महर्षि वेद व्यास जी ने इसको कंपाइल्ड किया था, कंपोज किया हुआ था। ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं? अग्नि पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मण पुराण, ब्रह्मवत पुराण, गरुड़, कुर्मा, लिंग, मार्कंडे, मत्स्य, है ना, नारदन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। और किसमें कितने कितने श्लोक हैं ये भी यहाँ पे दिए हुए, जिनमें से अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको श्लोक देखने को मिलेंगे इसका 81,100 स्कंद पुराण में। समझ पा रहे हो मेरी बात?
है ना। तो पुराण किसने लिखे, कितने पुराण हैं, 18 पुराण, और इसी में आपको 5 पिलर ऐसे हैं जो दुनिया की उत्पत्ति के बारे में सारी बातें बता देते हैं। इसके अलावा ऋग वैदिक पीरियड, जो वैदिक पीरियड है, इसमें 2 बहुत फेमस एपिक भी आपके लिखे गए हैं, जिसमें से पहला एपिक महाकाव्य। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। अगर आपसे पूछा जाए महाकाव्य कौन से युग में लिखे गए, तो आप बता सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए हुए हैं, जिसमें से आपका महाभारत एक महाकाव्य है और दूसरा आपका रामायण। ये दोनों आपके महाकाव्य देखने को मिल जाते हैं। समझ पाए मेरी बात? तो दिस इज़ द कंप्लीट सेशन ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन। और मेरा पूरी उम्मीद है, मेरा पूरी आशा है कि अगर आपने इसको ध्यान से अच्छे से सुना है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपका सारा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब आप एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी सिर्फ इसी नोट्स को पढ़ के कर सकते हैं, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक GK बाय उदय सर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे आके ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे आपको ये क्लास की PDF मिल जाएगी। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू टू, टेक केयर।